सलाम आदाब, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। और मेरे साथ हैं किसान के सीनियर लीडर शिव कुमार अलेस कक्का जी। आप राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदर हैं और खासतौर पर आजकल जो किसानों का एहतजाज चल रहा है उस पर बहुत आगे आगे हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो आज हम बहुत अहम इश्यूज पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर किसानों का जो प्रोटेस्ट है कितना लंबा चल सकता है और जो सरकार का रवैया है, और खासतौर से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट साफ आ जाने के बाद किसानों की पॉलिसी क्या होगी। तो कक्का जी, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से। सबसे पहले नमस्कार। यही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वाजह कर दिया है कि जो कानून है, कृषि से मुतालिक तीनों कानून, वो वापस नहीं लिया जाएगा। अब आप लोग की अगली राजनीति क्या होगी? देखिए, वो जब से आंदोलन चल रहा है तब से यही बात कह रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 11 राउंड बातचीत हमारी हुई है केंद्रीय नेताओं मंत्रियों के साथ में। एक राउंड बात हमारी हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी और 4 मंत्रियों के साथ में। सभी की बैठकों में एक ही बात रही है कि हम इन कानून को रद्द नहीं करेंगे। हमारी हमेशा ये मांग रही है कि इन कानून को आपको रद्द करना करना। पड़ेगा। अब उसके लिए हमारी जो तैयारी है वो तैयारी लगातार 2024 तक की तैयारी लेके हम चले हैं। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा गांधीवादी है। उसी गांधीवादी के रास्ते पर चलेगा। आपको पता होगा, गांधी जी को आपने पढ़ा होगा जी। कि गांधी जी प्रताड़ित होते थे, दंडित भी होते थे, जेल भी जाते थे, गालियां भी खाते थे, अपमान भी सहन करते थे, पर अंग्रेजों से वार्ता जरूर करते थे। हमारे साथ भी प्रारंभ से ही ये बातें चली हैं कि ये एक प्रांत का आंदोलन है, फिर कहा कि ये खालिस्तानियों सपोर्टेड है, फिर कहा फॉरेन फंडिंग है, फिर कहा पाकिस्तान, चाइना और तमाम नाम जोड़े गए। उसके बाद में देशद्रोह भी हम पे लगा 26 जनवरी के जो एपिसोड हुआ उसको लेकर। और जी। हमने उस समय भी कहा कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी जायज मांगे हैं। हम जब तक 3 कानून आप रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ कह दिया है कि जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनका अपना फायदा है, ये आंदोलन जीवी है, और जो मुल्क के जो बड़े छोटे छोटे किसान हैं, छोटे लेवल पे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, उनको इन कानूनों से फायदा होगा। तो ये चंद लोग हैं जिनको कानून से नुकसान हो रहा है, बाकी सब लोगों को फायदा हो रहा है। तो ज्यादातर लोगों के फायदा को सामने रखते हुए ये कानून बनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जितने भी बयान आए हैं आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी बयान है। जब ये मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ा आंदोलन गुजरात के किसानों ने किया था और गुजरात के किसानों को बांटने के लिए इन्होंने कई लाख पर्चे बंटवाए थे गांव गांव में सरकारी एजेंसियों के द्वारा। उसमें कहा गया था कि साइकिल वाला किसान और मोटरसाइकिल वाला किसान, हम जो कर रहे हैं वो साइकिल वाले किसान के लिए कर रहे हैं। तो बांटने की जो इनकी नीति है वो शुरू से रही है। इस आंदोलन में भी कह रहे हैं कि छोटे किसान, तो छोटा किसान तो आज देश में 92% है। तो छोटा किसान ही सड़क पर बैठा हुआ है। 3 कानूनों पर हमने बिंदुवार चर्चा की है और बिंदुवार चर्चा में बताया है कि इसमें छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सब लोग उपज को पैदा करते हैं और सबको बेचने में समस्याएं आएंगी। समस्याओं में भी हमने एक कानून, दूसरा कानून और तीसरे कानून पर विस्तार से बताया है 11 राउंड में। अब जब ये तीनों कानूनों में सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई और 8 संशोधन सरकार ने स्वयं स्वीकार किए हैं, तो इसका मतलब है कि कानून किसान के हित में नहीं है, ना छोटे ना बड़े। फिर भी सरकार इसको जबरिया लागू करना चाहती है। तो इसके पीछे की जो मानसिकता है सरकार की वो बहुत अलग है। डब्ल्यूटीओ का दबाव है सरकार के ऊपर। सरकार 2015 फरवरी में डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर कर चुकी है कि हम इस देश के किसानों का एमएसपी पर उपज क्रय नहीं करेंगे। एमएसपी पर बचने के लिए कानून लेकर आई। अब जब एमएसपी पे माल नहीं बिकेगा हमारा, तो सस्ता उपज हमारी बिकेगी। तो जब सस्ती उपज बिकेगी तो इस पर निगाह है
हम दो हमारे दो पर है, अडानी अंबानी साहब पर निगाह है कि वो सस्ता माल खरीदेंगे, और सस्ता माल खरीदने के बाद में माल जब वो ले लेंगे तो कहाँ रखेंगे, गोडाउन में रखेंगे, और फिर कब तक रखेंगे उस पर कोई छूट नहीं है, कभी भी रखेंगे। तो उसको जनता को फिर महंगे दाम में अनाज मिलेगा, दालें मिलेंगी, तिलहन मिलेगा। तो हम सेकंड कानून जो है जिसमें 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, उसमें व्यापारी को कोई लिमिट नहीं है, वो कितने दिनों तक भी अपना उपज रखेगा, जो खरीदी उपज है, और जब उसको अच्छा भाव मिलेगा तब वो जनता को महंगे दाम में बेचेगा। क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, समय की कोई लिमिट नहीं है, पर किसान को लिमिट है कि किसान तो वैसे भी मंडियों में रखने, गोडाउन में रखने की उसकी हैसियत ज्यादा होती नहीं है, मगर 1% किसान भी अगर मंडियों में रखना चाहेगा तो उस पर लिमिट लगाई गई है कि आप किसान केवल इतने दिन तक इतना क्वांटिटी में ही माल रख सकते हैं। तो जो लिमिट आपने है वो किसान पर लगाई है, व्यापारी पर आपने उसको बगैर लिमिट के कर दिया है, तो इससे काला बाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, देश की जनता को महंगे दाम में खाद्यान्न मिलेगा। ये दूसरा कानून है। तो ये दोनों कानूनों का आपस में, और इसमें एमएसपी पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, हम लिख के दे देंगे। बार बार पीएम कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो ये वो लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश को ले लें तो एक मध्य प्रदेश का पोर्टल है सरकार का, मंडी का ई अनुज्ञा पोर्टल। ई अनुज्ञा पोर्टल के लिए आप जानकारी लें तो 47 मंडियां इस कानून के चलते बंद हो गई, 160 मंडियां बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं, और इस पूरे कानून लागू होने के बाद से बाजरा जो 2100 रुपए कीमत होती है वो 1000 रुपए बिका है, मक्का 600, 700, 800 तक बिका है जिसकी समर्थन मूल्य 1750 रुपया है। तमाम फसलें, मूंग जो होता है उसका 7200 का रेट है समर्थन मूल्य, वो 3000 और 3500 बिकी है। तो इसके जो इतने दिनों में दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, हमने उसमें तो हमारी जो दूसरी मांग है 3 कानून रिपील करना और एमएसपी पर गारंटी का कानून। ये एमएसपी पर कोई माल नीचे ना बिके, एमएसपी पर बिके या उससे ऊपर बिक सकता है कई बार वो भी। तो ये हमारी मांग रही है, पर सरकार भ्रम डाल रही है, कभी छोटे किसान को फायदा होगा, कभी इससे क्रांति जाएगी। हमने एक और बाजार मुहैया कराया है, पीएम कहते हैं हमने एक ऑप्शन और दिया है, तो वो ऑप्शन प्राइवेट मंडियों का है। प्राइवेट मंडियों में तौल कांटा प्राइवेट व्यापारी का होगा, जहां बेईमानी की पहली सीढ़ी होगी, एक हमारा माल ज्यादा तौला जाएगा। दूसरा, व्यापारी को लाइसेंस नहीं होगा, केवल उसके पास पैन नंबर हो और वो कोई भी माल कितने करोड़ का खरीद सकता है। नंबर 3, उस मंडी में टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी को, पर सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा। आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट भी आप अपील कर सकते हैं। तो उसमें जो दिक्कतें आएंगी कि जब सरकारी मंडी टैक्स फ्री होगी तो मंडियां बंद होना चालू हो जाएंगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियां बंद हो चुकी हैं। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, व्यापारी को भी ऑप्शन ही होगा कि मुझे प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगता है तो प्राइवेट मंडी में जाएगा, सरकारी मंडी में बिल्कुल नहीं आएगा। सरकारी मंडी में व्यापारी नहीं आएगा, सरकारी मंडी को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, केवल प्राइवेट मंडियां बचेंगी। तो दो जो ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन वैसे ही है जैसे वो जियो की सिम वाला है। जियो की सिम पहले मिलती थी फ्री में, फिर रेट हुआ उसका 100 रुपया, अब 500-600 रुपया हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन ही बचेगा हमको, पहला ऑप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा 2-3 साल में। सरकारी मंडियां, मध्य प्रदेश का ही अनुज्ञा पोर्टल पे आप देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा है कि मंडियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा। टैक्स नहीं मिलेगा तो मंडी कैसे चलेगी, ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आपस में विरोधाभासी है। विरोधाभासी जो उनका वक्तव्य है वो ठीक नहीं है। तो आप लोग, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वायलेंस ना करिए, ना करिए, वो ना करिए, और आपस में बातचीत करें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें। तो क्या अब तक जो आप लोगों की बातचीत हुई है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हुई है, तोमर सिंह से, या 1-2 मरतबा अमित शाह जी भी रहे,
तो आप लोग ये चाहेंगे कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ही आपकी बातचीत हो, या पार्लियामेंट का भी इजलास भी चल रहा है तो वहां आपके एक वफद को बुलाया जाए, आपको बात रखने का मौका दिया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी यहां भी देश को गुमराह कर रहे हैं। 12 राउंड चर्चाओं में हमने कभी भी मना नहीं किया वार्ता से। दरवाजे खुले हैं, फोन कॉल की दूरी है, वो फोन नंबर क्या है, दरवाजे किसके खुले हैं, हमको कब जाना है। 11 राउंड में सरकार ने लिखित हमको सूचना दी है कि आपको विज्ञान भवन में इतने बजे इस तारीख को बैठक में आना है। कोई एथेंटिक सूचना सरकार हमको अभी तक दे नहीं रही है। जब भी सरकार हमको सूचना देगी कौन सा दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे की सूचना आएगी उस दरवाजे पे वार्ता के लिए हम चले जाएंगे। हमने वार्ता से कभी इनकार नहीं किया। हम जानते हैं, हमको 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, कि संवाद से ही समस्या का निदान होगा, संवाद से ही समस्या हल होगी। हम संवाद करना चाहते हैं। आज हमको 22-24 दिन हो गए हैं सरकार से हमारा कोई संवाद नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कि सबके लिए नुकसानदेह, सिर्फ बड़े किसानों के लिए नहीं, हालांकि सरकार बांटने का काम कर रही है, तो जो छोटे किसान हैं, दूर दराज के इलाकों में है, देही इलाकों में, उनको समझाने में आपके संगठन या दूसरी किसान यूनियन कितनी कामयाब है? या क्या अगले दिनों में आप उनको भी साथ लेंगे, सबको मिल करके सड़कों पर आप लोग निकलेंगे? देखिए, ये 5 सितंबर को इस कानून का नोटिफिकेशन हुआ था। इस कानून को हमको समझने में 20 दिन लगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी को खत लिखना चाहते थे। तो मध्य प्रदेश से पहला खत लिखा गया प्रधानमंत्री जी को 25 सितंबर। ये 3 काले कानून है, ये डेथ वारंट है किसान की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो छोटा कम फसल पैदा करता है, बड़ा तो ज्यादा फसल पैदा करता है। और आज तो मध्य प्रदेश पूरे देश में 92% छोटे किसान है, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे सामने पहले ही चुनौती ये थी कि जब हम जैसे लोगों को समझने में इस कानून के लाभ, हानि, आगामी परिणाम। अमेरिका में ये कानून 82 में लागू हुआ था। अमेरिका में बड़े पैमाने पर उसको हमने स्टडी किया, नेट पर खोज कर पूरा। ऐसा नहीं है कि हमने केवल 3 कानून को स्टडी किया है, पूरे विश्व में ये कानून कहां कहां लागू हुआ उसकी स्टडी की गई। अमेरिका में 5000 ग्रामीण स्कूल बंद हो गए, गांव बहुत उजड़ गए, पलायन हो गया। बड़े पैमाने पर यूएस में सुसाइड हुआ, रोजगार की तलाश में गांव के लोग शहर आ गए। इस कानून की देन थी वो, जो ये कानून अब लेके आए हैं। यूरोप में भी ये कानून कई देशों में लागू हुआ, वो अभी बर्बाद हो गए, वहां भी सुसाइड बढ़ा। बिहार में ये कानून 2006 से लागू है। तो बिहार की जो किसान की आमदनी है, छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, 32,000 रुपया सालाना आमदनी है। तो स्थिति यह है, जब इस कानून के परिणाम दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया में और देश में, तो ऐसा कानून सरकार क्यों ला रही है? क्योंकि इस 16 लाख करोड़ का ये व्यवसाय है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है। 16 लाख करोड़ पर अडानी और अंबानी जी की निगाह है। इस कानून के प्रभावशील होने के पहले मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक शहरों में बड़े बड़े साइलो के तैयार हो चुके हैं। रेल की पटरियां साइलो तक जा चुकी हैं। वो पूरी तरीके से किसानों को लूटने के लिए तैयार है, मगर हम ये उनकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। और जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अभी आपने कहा कि 2024 तक की तैयारी है, 2024 तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम हटने वाले नहीं हैं। तो क्या मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना, 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, तो क्या आप लोगों की पूरी तैयारी है कि उस वक्त तक रहना है, या भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला निपट जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि मामला जल्दी निपटे और सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे। जो कानून इस देश के किसानों को नहीं चाहिए, उसको आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं? सभी प्रकार के प्रयास। ये आपने कहा जो ये कल अभी आपने कहा कि जो कानून किसान नहीं चाहते हैं वो क्यों दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत तफसील से तस्करा किया कल लोकसभा में।
कहा कि ये तो अलग तरह की बहस हो गई कि किसान ये कानून नहीं चाहता है तो हम ये क्यों दें। इससे पहले 10 कानून बने तो पब्लिक ने डिमांड उसकी नहीं की थी, लेकिन वो कानून बनाए गए, वक्त की जरूरत थी, तो बहस ही को उन्होंने खारिज कर दिया कि किसान को जरूरत नहीं तो कानून क्यों लाए। जरूरत थी, किसानों के लिए हमला है, कोई किसी कानून के लिए मांग कभी नहीं करता है। और कई सारे कानून को उन्होंने हवाला दिया, चाइल्ड मैरिज का, 3 तलाक बिल का, इसी तरीके से सिविल फॉर्म वगैरह कई सारे कानून को उन्होंने हवाला भी दिया। देखिए, देश का सबसे बड़ा भाग कृषि का है। 15 करोड़ किसान और 5 करोड़ मजदूर, खेतीहर मजदूर, ये होते हैं 30 करोड़, 20 करोड़। और एक जी परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो 100 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने वाला एक कृषि का क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्र में जब हम कोई कानून लाते हैं उनके लिए, तो सरकार को चाहिए कि पहले वो इस वर्ग को विश्वास में ले, ये लेना चाहिए उनको। विश्वास में नहीं लिया गया, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास किया गया, वह भी एक प्रश्न खड़ा करता है देश के सामने। एक कमेटी पार्लियामेंट की होती है, उस कमेटी में और जाना चाहिए। फिर ऑर्डिनेंस की क्या आवश्यकता है? ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया, और वो कोरोना जैसी महामारी में लाया गया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी देश के अंदर? तो कोरोना की महामारी में सरकार ये विचार कर रही होगी कि किस महामारी में किसान आंदोलन नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा, इसलिए काले कानून को उनके द्वारा लाया गया है। पर हमने कोरोना को भी हराया है और काले कानूनों को भी हराएंगे। जी, एक आखिरी सवाल सर, सरकार ये भी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके इशारे पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये दूसरे के कहने पर चल रहे हैं। जो समझदार किसान है वो घर में मौजूद है, इस कानून से खुश हैं। देखिए, 2011 की पार्लियामेंट में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने इसी कानून का विरोध किया था जब कांग्रेस इसको लेने वाली थी। पर विरोध के चलते कांग्रेस ने उसको विड्रॉ किया, इसी कानून को। पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग में है। और इसके नुकसान बताए थे जेटली जी ने। यूएस का एग्जाम्पल दिया था, तमाम एग्जाम्पल दिए थे। सुषमा स्वराज ने कहा था। आज वही पार्टी इस कानून को अच्छा बता रही है। 2011 में यही पार्टी उस कानून को बुरा बता रही थी। तो ये पार्टी वही है, चेहरे बदल के हैं। सुषमा स्वराज अपना रही ना अरुण जेटली रहे। पर रिकॉर्डिंग तो है आपकी पार्लियामेंट की। आपके पार्टी के लोग थे वो, आपके पार्टी के जवाबदेह पता हुए बैठे लोग थे वो। उन्होंने बकायदा बताया है कि इस कानून के ये नुकसान है, इसको लागू हम नहीं कर सकते। अब वही, वो आप दिवंगत है नहीं है, पर पार्टी तो वही है। अच्छा, एक बात और कि किसानों का प्रोटेस्ट हर जमाने में होता रहता है, हर दौर में मौका ब मौका मुख्तलिफ चीजों को लेकर के। क्या ऐसा कभी हुआ कि इतना ताकतवर एहतजाज आप लोगों ने, किसानों ने किया हो और सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया हो, जिस तरीके से अभी सरकार बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है? हालांकि पूरे मुल्क में किसान सड़कों पर अलग अलग अंदाज में, लेकिन सरकार बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। क्या पहले भी ऐसा हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी या और पार्टियों की, तो सरकार ने इस तरीके से किसानों को अहमियत न दी हो? देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं, किसान आंदोलन को सबने अहमियत दी है। टिकैत साहब 88 में जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने एक विश्वास था, ये खबर पहुंचाई तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कि आपकी सारी मांगे जायज हैं, पूरी की जाएंगी, आप उठ जाइए। टिकैत साहब उठ के चले गए थे और 1 महीने बाद सारे आदेश जारी हो चुके थे। मगर यहां संकट विश्वास का है कि हम इन पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि लगातार ये अविश्वास के काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था हम C2+50 देंगे, नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में जमा होंगे, नहीं हुए। तो इतने जो उन्होंने जुमले दिए हैं, अब ये सरकार विश्वास के लायक नहीं है। जब तक हमारी मांगों का ऑर्डिनेंस, ये 3 ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होंगे, MSP का गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो हमारे साथ थे किसानों के सीनियर लीडर और जनाब शिव कुमार अलेस कक्का जी, जो राष्ट्रीय किसान संघ मजदूर के सदर हैं और किसान प्रोटेस्ट में सरफहरिस्त आगे आगे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की और पूरी अपनी जो उनकी पॉलिसी है, जो कुछ वो करना चाहते हैं, बताया, और साफ तौर पर कहा कि हम अलग होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा प्रोटेस्ट 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक हमारी
प्रोटेस्ट की, एहतजाज की मुकम्मल तैयारी है, हर सतह की तैयारी है और जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम झुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल किसान आंदोलन को 70 दिनों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मिलर टाइम्स को आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए ताजा तरीन खबरों के लिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।